जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, मज़े में हैं सब। बहुत शानदार। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक गुरुदेव। वेलकम बैक मास्टर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है, मज़े में है। सर, गर्लफ्रेंड को छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं मेरे भाई, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, कैसी रही हॉलीडे? बढ़िया रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। ऑल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, आ जाओ सभी, एक बार लाइव आ जाओ। सर, आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा था। चलिए, तो बहुत शानदार। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में पार्ट 1 में हमने देखा था। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रायंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। और इस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इन सेंटर के बारे में। ठीक है। इन सेंटर के बारे में हमने जानकारी देखा था कि इन सेंटर का निर्माण कैसे होता है, इन सेंटर में जो एंगल बनता है वो हमारा कितने के बराबर होता है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इन सेंटर का ही एक और जुड़वा भाई है यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं, तो जिसको हम एक्स सेंटर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि x का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर x का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन में नहीं है, एक्स सेंटर। ठीक है। तो उसी तरीके से एक और एक्स सेंटर भी बनता है। ठीक है। और एक्स सेंटर के एंगल हम कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक अंतः केंद्र आपने पढ़ा है और एक बाह्य केंद्र आपको पढ़ना है। अंतः केंद्र और बाह्य के में अंतर क्या होता है और दोनों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले समझिए, ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके एंगल भी होंगे। जैसे इसका एंगल एक ये हो गया, ये इसका दूसरा एंगल हो गया, ये इसका तीसरा एंगल हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि इस एंगल का एक मेरे भाई यहाँ बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल का मेरे भाई एक बाइसेक्टर हो गया, यानी कोण समद्विभाजक। और इस एंगल का एक बाइसेक्टर हो गया। तो जैसे मानो ये तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनता है ना, सपोज करो ये हमें थीटा निकालना है, तो ये थीटा का जो मान है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर हम बोले यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस। ठीक है। जो इस थीटा के पीछे है, थीटा के पीछे मेरे भाई कौन है, एंगल ए है, तो 90 प्लस एंगल a/2। और ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, ये हमारा इन सेंटर के प्रॉपर्टी के कारण होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स सेंटर के बारे में, कि एक्स सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है। अब इस ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ट्रायंगल में देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया, एक लाइन हो गया, ये इसका एंगल हो गया, और यहाँ पर ये इसका एंगल हो गया। ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें यहाँ पर, तो ये अंदर का एंगल है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाहर का एंगल हो जाएगा। ये हमारा अंदर का एंगल है तो ये इसका बाहर का एंगल हो जाएगा। इसके बाहर के एंगल का एक बाइसेक्टर, यानी जो इन दोनों कोनों को काट दे, और इस एंगल का मेरे भाई एक बाइसेक्टर जो इन दोनों कोनों को काट दे। तो इन दोनों बाइसेक्टर को जिस पॉइंट पर हम मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा एंगल सी है, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये हमारा थीटा बना है, तो उस केस में ये थीटा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। यानी जहाँ पर बाहर के एंगल बाइसेक्टर मिले, अगर यही एंगल बाइसेक्टर अंदर मिलते हैं, अंदर की तरफ है, तो इन सेंटर होगा, और यही एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ मिले तो इन्हें हम एक्स सेंटर बोलेंगे। ठीक है। तो अंदर वाले की वैल्यू निकालनी है तो 90 प्लस a/2, और चूंकि ये दुनियादारी छोड़ चुका है, ट्रायंगल से बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस थीटा के सामने कौन है, एंगल ए है, तो हम बोलेंगे सर 90 में से एंगल ए का आधा घटा दीजिए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। ठीक है। तो इन सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 में एंगल ए का आधा जोड़ देते हैं, और एक्स सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 में एंगल ए का आधा घटा देते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये बात यहाँ लिखा गया है, द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड हाफ ऑफ द थर्ड एंगल। वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। सबसे मजे की जो बात होती है मेरे भाई यहाँ पर वो होती है कि अगर हम इसी ट्रायंगल के अंदर क्या करें, इसी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एक इंसेंटर बना दें, तो ये जो अंदर वाला कोण होता है ये किसके बराबर होता है, तो 90 प्लस थीटा बाई 2 के, और यहाँ 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के। अगर आप देखेंगे तो ये जो अंदर होता है उसे इंसेंटर कहते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, और बाहर जो होता है वो एक्स सेंटर होता है ये, और इसकी वैल्यू 90 माइनस ए बाई 2। तो अंदर वाले और बाहर वाले को दोनों जोड़ेंगे, प्लस ए बाई 2 से माइनस ए बाई 2 खत्म हो जाएगा, और 90 और 90 180 हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि इन सेंटर और एक्स सेंटर दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पे मेरे भाई यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम सवाल को देखें तो हम बोलेंगे द साइड ए बी एंड ए सी। आप देखिए यहाँ पर द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये साइड ए बी हो गया हमारा, और ये साइड हमारा ए सी हो गया। बोला गया ना कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। ए बी को कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक, और ए ई को कहाँ बढ़ाया गया है, तो ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सी बी डी और बी सी ई। अगर हम बात करते हैं तो सी बी डी यानी ये वाला कोण हो गया, और बी सी ई यानी ये वाला कोण हो गया। ठीक है, तो बोला गया सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, यानी इसका समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर, और इसका समद्विभाजक यानी इसका बाइसेक्टर कहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो ये पॉइंट पी पर मिलते हैं। उसकी बात यहाँ पर कहा जाता है कि यदि एंगल ए का मान 72 है, अगर हम इस एंगल ए की बात करें तो एंगल ए का मान हमारा कितना है, 72 डिग्री है। ठीक है, तो कोण पी का मान कितना होगा, ये वाला कोण पी का मान हमसे पूछा है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया बहुत ही प्यार तरीके से कि मेरे भाई अगर आपको यहाँ एंगल पी पता करना है तो ये सबसे पहली बात एंगल पी क्या है, तो सबसे पहले एंगल पी हमारा एक्स सेंटर है। ठीक है, अगर यहीं बाइसेक्टर के कारण अंदर बनेगा तो इन सेंटर बोलेंगे, और यहीं बाहर बनेगा तो इसको एक्स सेंटर बोलेंगे। तो एक्स सेंटर की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो एक्स सेंटर की वैल्यू निकालने के लिए 90 माइनस एंगल ए का आधा, अभी बताया था ना 90 माइनस एंगल ए का आधा हो जाएगा, तो 90 और माइनस एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 72, 72 का आधा हमारा हो जाएगा, तो 72 का आधा हमारा 36 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो 90 में से 36 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 90 से 36 चला जाएगा तो 54 डिग्री। 54 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, तो ये हमारा CHSL का क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था जो हमारे पेपर में पूछा गया था, हमने इसका आंसर दिया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के आंसर्स को देख के। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हमसे क्या कहा गया है, जरा हम वो भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमसे बोला गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी की वैल्यू दे रखी है, एंगल सी की वैल्यू दे रखी है, द साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल कि इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, तो इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी की बात है, तो त्रिभुज एबीसी हमने यहाँ बना दिया है। ठीक, बोला गया ना त्रिभुज एबीसी में एंगल बी का मान 68 है, यानी इस बी का मान कितना हो गया, तो 68 डिग्री हो गया हमारा। उसी तरीके से एंगल सी का मान कितना हो गया दोस्तों, तो एंगल सी का मान हमारा 32 हो गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ए बी को बढ़ाया गया है कहाँ तक, तो बिंदु डी तक, और ए सी को बढ़ाया गया कहाँ तक, तो बिंदु ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कहा गया, डीबीसी तथा बीसीई के समद्विभाजक। ठीक, डीबीसी यानी ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण का समद्विभाजक हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और तथा बीसीई के समद्विभाजक, बीसीई यानी इसका समद्विभाजक, इस वाले कोण का समद्विभाजक, दोनों के दोनों कहाँ पर मिलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एफ पर मिलते हैं। समझ गए मेरी बात को, तो एंगल बी सी और एफ,
ठीक है। BCF का मान, अरे गजब यार, BCF का मान भला क्यों पूछेगा? BCF का तो मान इसको पूछना नहीं चाहिए। ये फर्जी सवाल हो रहा है यहाँ पे, पता है क्यों? क्योंकि यार BCF का पूछा गया है। अगर मानो BCF की वैल्यू, ये तो बहुत आसान है। जैसे ये 32 है तो ये पूरा का पूरा हमारा कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। और 148 का आधा हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, 72 और 72 हो जाएगा। यानी थोड़ा सा सवाल में आपको परिवर्तन करना है। इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर BCF नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, यहाँ BFC होगा। ठीक है, BFC। ठीक है, जैसे KFC होता है ना, तो BFC यहाँ पर पूछा जाएगा। तो BFC का मान हमें बताना है, BFC का मान हमें बताना है। ये हमारा सही तरीका रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें कैसे होगा, क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, ये वाला कोण कितने का है? तो 68 का है। और ये वाला कोण कितने का है? 32 का है। अगर हमें ये वाला एंगल बताना है, जो कि हमारा हो जाएगा एंगल BFC, तो एंगल BFC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस कितना? तो 90 माइनस एंगल A का आधा। अब जनाब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इसको बताना पड़ेगा तो एंगल A तो निकालना पड़ेगा ना, और एंगल A को निकाल के उसका आधा करना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाएंगे। तो आपने कहा ठीक है सर, एंगल A निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल 68 है, ये वाला एंगल 32 है। इन दोनों को यहाँ पर अगर हम जोड़ दें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 और 32 दोनों को हमारा जोड़ने पे 100 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी सर। ऐसा क्यों होगा बताइए? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो ये 80 निकल जाएगा। अब मेरे भाई ये 80 आ चुका है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 90 माइनस 80, और यहाँ पर 80 का आधा कितना होता है? 80 का आधा 40, 90 में से 40 चला गया तो 50 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यानी वैल्यू हमारी ऑप्शन नंबर C, चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, एकदम आग लगा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। आगे बढ़े, चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात, अब हमें यहाँ पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला गया वो जरा समझते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हमसे एक बात बोला गया, और हमसे क्या बोला गया जरा वो देखिए। कहा गया कि देखो, पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो करो, लेकिन हमारी सभी बातों को ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 5 हमसे कहता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय इन सेंटर एंड टू वर्टिसेस आर इन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो ये आपने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इस त्रिभुज का ये हमारा इंसेंटर हो गया। इंसेंटर बनता कैसे है? तो जहाँ पर सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। एकदम हम आपको एक ही डायलॉग को 4 बार 5 बार बोलेंगे दृश्यम मूवी की तरह, कि सबको पता हो जाएगा कि 2 तारीख को आप जो है यहाँ पर सत्संग में गए थे और 3 तारीख को वापस आए थे। दृश्यम मूवी देखा है ना, ऐसे ही है ना। उसी तरीके से एक ही चीज़ को 40 बार कहना है ताकि याद हो जाए। और कैसे इंसेंटर बनता कैसे है? तो जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। अब चलो मेरे भैया, एंगल बाइसेक्टर मिल गए, तो ये एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो ये एक अपना त्रिभुज बनाएगा, अपना दोस्ती यारी, अपनी सेना बनाएगा। बताओ जल्दी से, तो बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से ये वाला इंसेंटर इन 2 वर्टेक्स के साथ अपनी सेना बनाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला इंसेंटर इन 2 लोगों के साथ अपनी सेना बनाएगा, तो हाँ सर। यानी कुल मिलाकर हमारे 3 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, अब जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, और वो आपने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इंसेंटर होता है वहाँ से लेकर साइड तक हम एक 90 डिग्री का लाइन बनाते हैं। बताइए बनाते हैं कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर बनाते हैं। ठीक, उसी तरीके से दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यहाँ की 90 डिग्री का हम एक लाइन बनाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको, ये हम हमारा क्या होता है? तो इनको हम बोलते हैं इन रेडियस। मेरे भाई क्या हो जाता है? इन रेडियस। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ये इन सेंटर है, ये इन सेंटर है, तो ये एक सर्कल का सेंटर है। और जैसा कि आपको पता है कि सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो भी
लाइन खींचते हैं उन्हें हम इन रेडियस बोलते हैं, अंतः त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि जैसे इन सेंटर से आप इसके वर्टेक्स, इन सेंटर से आप इसके साइड पर जो भी 90 डिग्री वाली लाइन खींचोगे वो सारे के सारे रेडियस होंगे। अब सारे के सारे रेडियस होंगे तो यहाँ पर एरिया का जरा रेशियो देखो, एरिया ऑफ बीओसी, बीओसी किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको पता है ना कितना होता है, तो बोलोगे हाँ सर पता होता है, हाफ इंटू बेस। यहाँ पर इसका बेस हमारा कितना है, तो इसका बेस हमारा ए हो गया, और इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट हमारा रेडियस हो गया। उसी तरीके से एओसी, तो हाफ इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए ओ सी में हमारा जो बेस है वो बी है और जो हाइट है वो आर है, तो बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। उसी तरीके से ए ओ बी की बात करें तो हाफ इंटू, यहाँ पर देखिए ए ओ बी में हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना है, सी है, और हाइट हमारा कितना है, तो आर है, तो हाफ इंटू सी इंटू आर हो जाएगा। हाफ 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 खत्म, आर 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 खत्म, तो अल्टीमेट हमारा एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो आसान भाषा में अगर हम बोले तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर साइड का अनुपात 3, 4 और 5 का है तो क्षेत्रफल का अनुपात भी 3, 4 और 5 का ही होगा। यानी जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में हमारे इन सेंटर के कारण उनके क्षेत्रफल भी आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए। अब वो तो बात चलो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये वाली है, पॉइंट नंबर 6, जो कि आपको ध्यान रखनी है। और ये हमारा क्या कहा गया है, तो पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर बोला गया है, इन सेंटर डिवाइड ईच एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड। थोड़ा सा आपको ये अटपटा लग रहा होगा, यार यहाँ लिख क्या दिया, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बोला गया है कि अंतः केंद्र प्रत्येक कोण समद्विभाजक को दो संगत भुजाओं के योगफल और विपरीत भुजा के अनुपात में बांटता है। यानी कहने का मतलब आप इस वाले पॉइंट को देखिए, यहीं इसकी जान है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है और ये उस ट्रायंगल का क्या है, तो ये उस ट्रायंगल का अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। तो पेपर में क्या होता है, पेपर में आपसे यहाँ पर ए आई और आई डी का अनुपात पूछा जाता है। क्या किया जाता है कि ट्रायंगल आपको ऐसे बना देगा, पेपर में बोलेगा कि ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका मान लीजिए 6 है, सपोज कर लीजिए। ये एक रेखा यहाँ बना के दे देगा, बोलेगा ये आपका ए है और ये जो आई है ना, ये अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। ठीक है, और ये आपका डी है, तो बोलेगा ए से लेकर आई तक और आई से लेकर डी तक जो वैल्यू है, जो रेशियो है, आप मुझे बताओ उसकी वैल्यू कितनी है। तो मेरे भाई इसके वैल्यू निकालने का तरीका है। ठीक है, और उसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ए आई से लेकर आई डी तक की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये हमारा ए आई जो है, ठीक है, ठीक है, ए आई टू आई डी का हमारा ये वैल्यू आएगा बी प्लस सी रेशियो ए। लेकिन ये वैल्यू आएगा तो कैसे आएगा, जैसे हमें ए आई निकालना है तो ए आई जिसके साथ जुड़ा है उसे जोड़ दो, इसके सामने जो है वो आप रेशियो ले सकते हो। मतलब ये जो पॉइंट लिखा गया इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके बताऊंगा आपको कि हमें लिखना कैसे है, क्या लिखना है। पेपर में आज तक जो सवाल आए वो कैसे हैं, किस तरीके से हम अनुपातों को बयान कर सकते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, ये बताइए पहले। ठीक है, देखिए असल में क्या है, ये आपका आज से कुछ समय पहले पेपर हुआ था, तो सबसे पहले इसके ऊपर जो सवाल आया था वो 2017 में इसके करीब में आया था। और 2017 में इसमें जब इसमें क्वेश्चन आया था ना, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि इस समय डायरेक्ट याद करना किसी के लिए पॉसिबल, मतलब किसी ने डायरेक्टली याद नहीं किया था, सब प्रूफ ही प्रूफ रटे जा रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसके बाद इसका शॉर्टकट निकाला गया ताकि बच्चे सीख सके कि इसमें शॉर्ट में हम करते कैसे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ट्रायंगल मानना है ए बी सी। जैसा कि आपको पता है कि इसका एक समद्विभाजक है मेरे भाई, इसका भी एक समद्विभाजक है और इस कोण का भी एक समद्विभाजक है, और सारे के सारे समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, तो आई पर मिलते हैं। सारे के सारे समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, तो सारे के सारे समद्विभाजक मेरे भाई आई पर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो छोटी मोटी बातें हैं सीखने वाली वो क्या है,
सारी बातें हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस एंगल का बाइसेक्टर बनाओ, जो कि ये वाला लाइन हो गया, इसको एडी बोलेंगे। दूसरा आप इसका भी बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है, या दूसरे वाले को बनाने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल रहने दो। ए के सामने क्या होता है, ए होता है। बी के सामने क्या होता है, बी होता है। सी के सामने क्या होता है, सी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी रेखा है, इसी रेखा में कहीं पर एक इंसेंटर होगा। ठीक है, इंसेंटर कौन सा पॉइंट होता है, दोबारा दृश्यम की तरह एकदम बोलेंगे सर, वो पॉइंट जहां पर सारे के सारे कोण समद्विभाजक मिलते हैं, यानी जहां पर इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, उसी को इंसेंटर बोलेंगे। फिलहाल के लिए इन दोनों लाइनों को मिटा देते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। हम अपने तरफ से मान के चलते हैं ये हमारा इंसेंटर है। ठीक है। अब जैसे हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो पिछली क्लास में हमने एंगल बाइसेक्टर आपको पढ़ाया था, अगर आपको पता होगा तो। और एंगल बाइसेक्टर का बहुत ही मेरे भाई प्यारा सा एक गुण हमने बताया था, ध्यान है या भूल गए बताओ? छुट्टियों में सारा का सारा गायब कर दिया, याद रखे हो बताओ, कुछ इज्जत रखे हो हैं? बताओ जल्दी से, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ पे कोण समद्विभाजक का नियम क्या था? कोण समद्विभाजक के मेरे भाई नियम था, याद करो, कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल बाइसेक्टर जो इन दोनों कोनों को बांटता है ना, तो ये एंगल बाइसेक्टर बांटता है। तो हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको सिखाया था कि ये वाला एंगल किस लाइन पे है, तो ए बी पे, दूसरा वाला किस पर है, तो ए बी ए सी पे। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाता है हमारा बी डी अपॉन डी सी के, बराबर हो जाता है बी डी अपॉन डी सी के। याद आ रहा है ये बात? यहाँ पे बताइए जल्दी से। ठीक है, बोलिए। तो हमने आपको, अनुराग परमार, आप एक बार अपना नंबर भेजिए दोबारा से। ठीक है, तो हमने आपको कहा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के मेरे भाई, ये एंगल बाइसेक्टर का नियम था। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना, हमें यहाँ पर सेम नियम को यहाँ लगाना है और हमें उसके साथ यहाँ पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सेम तरीके से अब आप यहाँ पर समझिए। आपने कहा कि सर ये हमारा पूरा का पूरा एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है सर? तो बोलेंगे हाँ सर, यानी यहाँ पर AD जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये C और B के रेशियो में है, तो ये दोनों पार्ट भी C और B के रेशियो में होंगे। बताइए जल्दी से, मैंने कहा था ना, जिस अनुपात में ये दोनों हैं उसी अनुपात में हमारे ये दोनों होंगे। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे, यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखो, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ना, ये पूरा का पूरा लेंथ है जिसकी वैल्यू a है, सर ये असल में a नहीं है, ये a जो है ये a के दो टुकड़े किए गए हैं और वो c और b के पार्ट में बटा हुआ है। कितने के पार्ट में बटा हुआ है सर? तो c और b के पार्ट में हमारा बटा हुआ है। समझ गए आप लोग? यहाँ पे a जो है हमारा किस पार्ट में बटा है, तो दो पार्ट में बटा है, c और b के पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारे दो पार्ट में बटे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि C, जैसे मानो मैंने कहा कि यार ये 14 सेंटीमीटर है और 14 को 2 और 5 के रेशियो में बांटा गया, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो कैसे हम लिखते हैं, समझना मेरी बात को। जैसे कल के दिन में अगर बोलूँ कि ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5, और ये 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर को 7 भाग में बांटा गया। 7 भाग 14 सेंटीमीटर के बराबर, 1 भाग 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो 2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 5 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो उसी आधार पर हमने यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ बोला गया है, गौर से समझिएगा यहाँ पर, कि ये जो पूरा का पूरा लंबाई है a यूनिट है और इस a को हम c और b दो के भाग में बांटते हैं। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर c प्लस b जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो c प्लस b हमारा a यूनिट के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू a अपॉन c प्लस b आ जाएगा। कल के दिन हमें सिर्फ यहाँ पर बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी हो, इस c की वैल्यू निकालनी हो, तो इस c की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देयरफॉर c की वैल्यू जो आ जाएगी, इसमें c का मल्टीप्लाई कर दो तो ac अपॉन c प्लस b आ जाएगा। और अगर मुझे इस b की वैल्यू निकालनी हो कि ये b वाला किसके बराबर है, तो b की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें b से गुना लगा दो, यानी ab अपॉन a प्लस बी आ जाएगा, ए बी अपॉन सी प्लस बी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर कहा कि भाई मेरे देखो, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू निकालनी आवश्यकता क्यों है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है बताइए, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई है ए सी अपॉन सी प्लस बी, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, तो इसकी वैल्यू आई है ए बी अपॉन सी प्लस बी, आ चुका है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है,
अब आप गौर से देखो तो आप दोबारा से यहाँ पर इस लाइन को मिलाओ, ये लाइन को, आपको याद आ रहा है ना, क्योंकि ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो बोलोगे हाँ सर। तो हम इस लाइन को मिलाते हैं, और अभी एंगल बाइसेक्टर का नियम आपने बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ रखा है। और आपने क्या पढ़ा कि यदि ये रेखा कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं हैं उसी अनुपात में हमारा ये दोनों होगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बी ए अपॉन बी डी, अगर हम साफ तौर पर बात करें तो बी ए अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, बी डी, बराबर हो जाएगा सर ए आई अपॉन आई डी के, बराबर हो जाएगा किसके, ए आई अपॉन आई डी के। और यहाँ पर ए आई अपॉन आई डी क्या है, तो आप बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए सर, ठीक है, ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ए आई अपॉन आई डी के, जिस अनुपात में ये दोनों हैं उसी अनुपात में ये दोनों हो जाएंगे। तो ये जो बी ए है, बी ए हमारा कितना है, तो बोलोगे सर बी ए हमारा सी है, और हमारा बी डी कितना है, तो बोलोगे सर ए सी अपॉन बी प्लस सी है। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा ए आई अपॉन आई डी के। मैं आप लोग को एक लाइन में याद भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो, सी से सी खत्म, ये बी प्लस सी हमारा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो फाइनली हम बोलेंगे ए आई अपॉन आई डी जो है वो बराबर, ये b प्लस सी ऊपर चला जाएगा तो बोलोगे सर b प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए के, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए के यहाँ पे। ठीक है, तो ए आई अपॉन आई डी जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए के। थोड़ा आसान भाषा में हम समझाएंगे, ऐसे मत समझो कि यार बहुत टफ हो गया, कैसे याद होगा, क्या याद होगा, टेंशन मत लो, बस ये जो आया प्रूफ कहाँ से आया हमने वो बताया, क्योंकि ए आई अपॉन आई डी लिखा गया है ना, तो ये आ गया हमारा। तो ये प्रूफ कहाँ से आया था, तो वो हमारा ऐसे आया था। उसमें हमने पहले क्या किया था, पहले हमने जिस अनुपात में ये दोनों थे उसी अनुपात में इसे भाग कर दिया था, तो बड़ी वाली भुजा को इस अनुपात में बांट किया था, तो सिर्फ इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, फिर जिस अनुपात में ये दोनों थे उसी अनुपात में हमारे ये दोनों आएंगे, और उस आधार पर हमने यहाँ पर आंसर बताया था। अब आपको शॉर्ट में कैसे याद रखना है, ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज़ थोड़ा आप लोगों को याद करना मुश्किल होगा, थोड़ा सा इजी कैच नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया है। और ट्रिक मैंने क्या बनाया वो समझो। कल के दिन आपको याद करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ट्रायंगल मान लेना है ए बी सी करके। ठीक है, यहाँ पर इसका बाइसेक्टर जाएगा, या ऐसे समझ लो हम आपको एक एक लाइन याद करवा देंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना हम परेशान होने देंगे आपको, जब हम हैं तो आप क्यों परेशान होते हैं, मत हुआ करिए आप लोग परेशान, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसके सामने की वैल्यू ए है, बी के सामने की वैल्यू बी है, सी के सामने की वैल्यू सी है। अब देखिए आप लोग कितने आसानी से याद कर लेंगे। अमित आर्यन आपका भी बुक नहीं आया तो आप भी अपना नंबर दे दीजिए मेरे भाई। ठीक है, गलती आप लोग करते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और उसके बाद तब जाकर कमेंट हर जगह करते रहते हैं मेरी किताब नहीं आई, मेरी किताब नहीं आई है। नाम के जगह पर एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस के जगह पर नाम डाल देंगे, अपने मोबाइल के जगह पे उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। आप फ़ोन करेंगे तो वो उठाएगी, बोले कि हम तो उसको जानते ही नहीं है, कब का हमारा ब्रेकअप हो चुका। बताओ, तो ऐसा ऐसा काम आप लोग करते हो तो बेचारा बुक हमारा सही स्थान पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ना, और फिर पढ़ाते वक्त आप कमेंट करते हो। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ए आई अपॉन आई डी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कल के दिन आपका एग्जामिनर पूछता है ए आई अपॉन आई डी लिखने को आप कैसे लिखोगे। बहुत आसान तरीका है सर जी, समझिएगा। ये जो आपका AI है, ये जो आपका AI है, ये AI किस लाइन से कनेक्टेड है, तो AI आपका A वाले वर्टेक्स से कनेक्टेड है। कौन से वाले कोने से होकर आया है, तो A से होकर आया है। और इस A से हमारा कौन सा लाइन है, हमारा यहाँ पर गौर से देखो तो C और B दोनों लगा है, तो बस फेविकॉल का जोड़ लगा दीजिए। ठीक है, चिपका लीजिए इसको फेविकॉल से। ठीक है, समझ गए, यानी इस ए से हमारा जितना लोग आए हैं या जितनी साइडें बनी हैं उन सब को क्या करना है, चिपका लो से या फेविकॉल से। बहुत शानदार, तो इन दोनों को चिपका लीजिए आप, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर बहुत शानदार ट्रिक बता दिए C प्लस बी। और उसके बाद ID का मतलब, अब ये D का कनेक्शन देखो, तो ये मेरे भाई D का कनेक्शन कौन से वाली लाइन से है, तो D का कनेक्शन हमारा A से है, तो A लिखेंगे। यानी AI का कनेक्शन जिन जिन लोगों के साथ था उन दोनों को जोड़ दिया, और ID का कनेक्शन जिसके साथ था उसको जोड़ दिया। लीजिए सर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, तो AI अपॉन ID लिखना है तो लिख दिया। अब दूसरा वाला जवाब आप लोग मुझे देंगे, BI अपॉन IE लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे बताइए। BI अपॉन IE लिखना हो तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो ये जो BI है ना,
ये बी आई हमारा किस किस से जुड़ा है, तो बी आई का मतलब बी से जुड़ा है, और बी हमारा किस से जुड़ा है, तो सी से और ए से। सर किससे जुड़ा है सर, सी से और ए से जुड़ा है। तो क्या करेंगे, सी और ए को घटाएंगे या प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो बी से कौन जुड़ा है, ए और सी, तो यहाँ पर ए और सी को हम जोड़ देंगे, समझ गए जनाब। और उसके बाद आई ई, आई, ठीक है, तो आई ई का मतलब यहाँ पर ये ई से कौन सा लाइन है, तो बी है, तो मेरे भाई यहाँ बी लिख देंगे, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, ठीक है बताइए। बहुत शानदार, खतरनाक बच्चे हैं आप लोग एक। चलिए आ जाइए, अब तीसरा वाला भी मुझे बता दीजिए, लगे हाथ जब बता ही रहे हैं तो तीसरा वाला भी बता दीजिए। ठीक है, तीसरा वाला हमारा कौन सा हो गया, सी आई और आई एफ। ठीक है, तीसरा वाला कौन सा हो गया, तो सी आई अपॉन आई एफ। जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, सी आई अपॉन आई एफ, जल्दी से बताइए क्या होगा। अमित आर्यन बाबू अपना नंबर भेज दो ताकि तुम्हें संपर्क कर लिया जाए। ठीक है, और जो गलती तुमने की है उस गलती को सुधारा जाए। भेज दो बाबू, नंबर भेज दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आप बोलेंगे सर देखिए सी आई, यानी ये जो सी आई है ना, तो यहाँ पर ये जो सी आई है किस कौन से जुड़ा हुआ है सर, सी से। और सी से हमारा कौन कौन कनेक्टेड है, ए और बी कनेक्टेड मेरे भाई, तो यहाँ बोलेंगे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं आई एफ हमारा सरकार, आई एफ। तो आई एफ में हमारा ये एफ किससे कनेक्टेड है, आई एफ हमारा सी से कनेक्टेड है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो समझ गए ना। अब मेरी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद लिख भी सकते हैं, किसी को पढ़ा तक सकते हैं। यहाँ बात की देखो, इधर आओ, आप जाना कुछ नहीं, अपने छोटे भाई को 2 थप्पड़ लगाना, इधर से बोलना ऐसे ही मन किया तो तुमको 1 थप्पड़ लगा दिए, और उसको अपने पास बिठाना, और फिर उसको यही बात बोलना कि देख ये हमारा इंसेंटर होता है, इसको हम ऐसे निकाल रहे होते हैं, और कैसे वैल्यू निकालनी होती है समझो इस बात को। ठीक है, यहाँ पर जिससे कनेक्टेड जो होता है उसको हम जोड़ देते हैं, और नीचे जिससे जो कनेक्टेड होता है उससे हम जोड़ देते हैं, और उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अमित भाई साहब आप कमेंट में नंबर भेजिए ना अपना, एक ही बार कमेंट कर रहे हैं, इतने तेजी से कमेंट जाता है पता ही नहीं चलता, 4-5 बार लिखिए। ठीक है, नंबर भेजिए अमित जी। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में तीनों जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तीनों के तीनों यहाँ पर क्या करना शुरू कर दो। ठीक है, तीनों के तीनों का लिखकर एक बार बताना शुरू कर दो जल्दी से। ठीक है, तीनों का तीनों लिखना शुरू कर दो, समझ गए। बहुत अच्छे, तो अब आगे की एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया। एग्जांपल नंबर 9 में कहा गया इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है यहाँ पर, और कहा गया है कि एडी जो है, देखो त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है, यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा एडी है, और ये हमारा एडी जो है कोण ए का क्या है, तो कोण ए का समद्विभाजक है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है कि एडी का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इस पूरे एडी का मान हमारा कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। एसी का मान हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये एसी की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर है। डीसी का मान ये डीसी का मान हमारा कितना है, तो डीसी का मान हमारा 8 सेंटीमीटर है। यदि आई अंतः केंद्र है, यदि ये हमारा अंतः केंद्र है, आई हमारा क्या है, अंतः केंद्र है। ठीक है, तो ए आई अपॉन आई डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इस पूरे एडी का मान, इस पूरे एडी का मान हमारा कितना है देखो। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे मानो पिछले वाले में क्या था कि कोई बच्चा जो है ईशु ठाकुर जो भी है मेरे भाई, हमने आपकी बात सुन ली है। ठीक है, आपको एक ही बात को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं आपकी बात को। ठीक है, और उसके ऊपर हम विचार भी कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, बच्चे एक ही बार नहीं लिखना होता ना, बार बार एक ही बात को, पढ़ाई भी करना होता है, जो पढ़ने आए उस पर फोकस करिए। ठीक है,
आ जाइए। तो इन अ ट्रायंगल ABC यहाँ पर AD जो है वो हमारा क्या है, तो AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है। किसका, तो एंगल A का। ठीक, हमारा AD का वैल्यू ये पूरा का पूरा हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मानो ये पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर है तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि हमारा AI कितना है, तो AI हमारा x है। ये पूरा 6 है, उस 6 में अगर ये x है तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 माइनस एक्स हो जाएगी मेरे भाई। नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 6 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा का पूरा 6, यहाँ से यहाँ x, तो ये वाला वैल्यू 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अभी जिस बच्चे को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पता उसके तो यहाँ 2 नंबर गए, लेकिन जिसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है तो वो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेगा, तो बोलेगा सर देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर, अभी आपने ट्रायंगल में पढ़ा ना कि जैसे एक त्रिभुज है हमारा, ये इस कोण का समद्विभाजक है, तो जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी अनुपात में इस कोण के सामने वाली भुजा होती है। जैसे अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है तो ये 2 और 3 के अनुपात में होगा, 5 और 6 के अनुपात में है तो 5 और 6 के अनुपात में होगा। तो उसी तरीके से मेरे भाई ये हमारा क्या है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ये अगर 7 और 8 के रेशियो में है तो ये दोनों भी किस रेशियो में होंगे, 7 और 8 के रेशियो में। यानी बोलेंगे सर x अपॉन 6 माइनस एक्स, x अपॉन 6 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 7 अपॉन 8 के। बराबर हो जाएगा किसके, तो 7 अपॉन 8 के। लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से x में मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, ठीक है, और 7 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 7 का 6 गुना 42 हो जाएगा, 7 का यहाँ पर 7x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये 7x इधर आ जाएगा, तो बोलेंगे 15x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 42 है। ठीक, सवाल में हमसे यहाँ बोला गया ए आई अपॉन आई डी, और मुझे नहीं लग रहा ए आई अपॉन आई डी, अच्छा हे भगवान हे भगवान, ये तो रेशियो पूछा गया तो ए डी की तो आवश्यकता ही नहीं यार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक काम करो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बना लो आप लोग, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग बना लो मेरे तरफ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बना लो। मैं आपको एक तो रेशियो का करवा रहा हूँ, दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना सिखा देते हैं। तो ए आई, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनवा देते हैं आप लोगों से ना। और 2 क्वेश्चन क्या बनवाते हैं समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हम आपको वैल्यू बता देते हैं, यहाँ पूछ लेगा मान लो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आई का मान ज्ञात करिए, ए आई का मान ज्ञात करिए। मान लीजिए कल के दिन पेपर में आ जाए कि ए आई का मान ज्ञात करिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर अब ए आई का मान निकालना, यानी इसको x मानना पड़ेगा। तो बोलेंगे अगर ये x है तो ये 6 माइनस एक्स है, तो जिस अनुपात में ये दोनों है उसी अनुपात में ये दोनों होंगे, यानी x अपॉन 6 माइनस एक्स की वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी, 15x की वैल्यू हमारी 42 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 42/15। काटेंगे तो 3 से हमारा 14 बार में, 3 से हमारा 5 बार में। दुनिया की किसी भी वैल्यू को अगर 5 से भाग करते हैं तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या का दोगुना कर दीजिए, यानी 14 का दोगुना 28, और एक अंक छोड़ के दशमलव, यानी 2.8 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें ए आई का मान पता करना होता तो ए आई का मान हम कितना बता दें, 2.8, और ये वैल्यू 2.8 है तो 6 में से इसे घटा देंगे तो आई डी का मान निकल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आईडी का मान निकल जाएगा। समझ गए सरकार यहाँ पे। तो 2 तरह के सवाल थे आपके, दोनों तरह का सवाल आपने देख लिया। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता ना, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ ए आई टू आई डी, तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा भाषण यहाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल यहाँ पर बोलते कि देख भाई अगर ये 7 और 8 के अनुपात में है तो ये भी 7 और 8 के अनुपात में होंगे, और खेल खत्म हो जाता। अगर ए आई और आई डी का रेशियो पूछता तो जिस अनुपात में ये दोनों है उसी अनुपात में ये दोनों आप बता देते, आंसर आ जाता, बड़ा सिंपल। लेकिन अगर कल के दिन वैल्यू पूछ लेता ए आई का, तो मेरे भाई ये ए आई का वैल्यू कैसे बताते, तो यहाँ पर इनके रेशियो को इनके रेशियो के बराबर करके बताते, और तब आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, अर्चना कुमारी सभी बच्चे बहुत शानदार भाई, आ जाइए।
अब देखिए इन रेडियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी देखो जितनी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं ना सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में, सबसे पहले हमने आपको इन सेंटर पहले तो एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था, फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया, फिर इन रेडियस पढ़ाया, फिर एक्स रेडियस पढ़ाया आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब उसी से संबंधित, जैसे मानो जहाँ पर भी कोई एक सर्कल है तो उसका एक रेडियस होगा, तो अगर इन सर्कल है तो उसका एक रेडियस होता है इन रेडियस, और उस इन रेडियस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्या उसकी एक तरीके से परिभाषा होती है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसे देखते हैं अभी, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा, वैल्यू चीज़ें तभी पता चलेंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इन रेडियस के बारे में पढ़ना है कि इन रेडियस हम निकालते कैसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। सबसे पहले एक बार दोबारा से मैं आपको बता दें कि इन रेडियस असल में होता क्या है, किसे हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा, और आपने अभी क्या पढ़ा, आपने अभी पढ़ा कि सर ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें कि ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल त्रिभुज है हमारा ABC हो गया। अब जैसा आपने पढ़ा सर यहाँ पर क्या है कि ये बाइसेक्टर हो गया, हमने बना लिया इसको कोण समद्विभाजक की, एंगल A का ये कोण समद्विभाजक है, ये एंगल B का कोण समद्विभाजक है, और ये एंगल C का कोण समद्विभाजक है। एंगल A का कोण समद्विभाजक D पे, ये हमारा E पे, और ये हमारा F पे। जहाँ पर ये मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम बार बार हम आपको क्या बोलेंगे, इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इन सेंटर कहते हैं जनाब, ठीक है। अब जब ये इन सेंटर होता है तो इसी को सेंटर मानकर हम एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे इसी को सेंटर मान के हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, प्यारा सा एक सर्कल हमने बना दिया। एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइडों को टच करे, तो उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, तो उस सर्कल को यहाँ पर इन सेंटर बोलते हैं। देखते चलिए, ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है, और ये सर्कल हमारा क्या कर रहा है, तो ये सर्कल हमारा तीनों साइडों को टच कर रहा है, ये इसका सेंटर हो गया। ये हमारा डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। अब चूंकि ये सेंटर है, सर्कल का क्या है, तो सेंटर है मेरे भाई। अब इस सेंटर से आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के यहाँ पर सरकमफेरेंस पर कोई भी लाइन डाल लो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो स्मॉल आर के नाम से इसे कह दिया जाता है, और यही क्या हो जाता है, तो यही हमारा इन रेडियस कहलाता है, अंतः त्रिज्या कहलाता है। अब इस अंतः त्रिज्या का भी मान निकालने का कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई फंडामेंटल होगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि AI और ID निकालने का एक तरीका होता है, रेशियो के आधार पर यहाँ पर जो है, ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, तो ये इन रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ही प्यार तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इन रेडियस, जैसे आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ना, ABCDEFGHIJKLM, तो याद करो जब आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो ABCDEFG, तो वहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, P के बाद क्या आता है, Q, और Q के बाद क्या आता है, तो Q के बाद आता है R के बाद S, और S के बाद मेरे भाई T आता है। तो बस यही ध्यान रखना है, RST, ठीक है, RST को याद रखने का मतलब क्या होगा कि R को S के बराबर, R को S से गुना करेंगे और वो हमें क्या दे देगा, T दे देगा। बोलो कि सर अब ये क्या है, कैसा कैसा ट्रिक आप निकालते रहते हैं हम लोगों को याद करवाने के लिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जैसा भी निकालते, बस महत्वपूर्ण ये बात है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ट्रिक कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस, ठीक है। लपेट दिया आप लोगों को मिर्ज़ापुर का डायलॉग, समझ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ये जो R होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इस R को हम कहते हैं इन रेडियस। समझे कि नहीं समझे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो S होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये S को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। और ये T का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल नहीं होता, T का मतलब एरिया होता है। T का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है RST यानी इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर बराबर हमारा किसके हो जाएगा, एरिया के।
मुजाहिदीन खान कह रहे हैं कि 1 मंथ बचा है, सिलेबस कंप्लीट करे या यूट्यूब से प्रैक्टिस करे, समझ नहीं आ रहा। सब्र करो, 1 मंथ की स्ट्रेटजी की वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पर आएगी, तो वहाँ पर हम आपको पूरा बताएंगे। यानी आपको एक बात ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर जो है RST ध्यान रखना है। अब इस RST को थोड़ा सा सुशोभित तरीके से अगर हम लिखें, R को अगर हम सिंगल मरने दें यहाँ पर, तो R अगर सिंगल मरेगा तो ये S क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी R की वैल्यू डेल अपॉन S हो जाएगा, यानी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और वही बात यहाँ कहा गया है कि इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज का इन रेडियस बराबर होता है एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर के। और ये बात मेरे भाई यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया गया है और एग्जांपल में यहाँ पर कहा गया है कि इन अ ट्रायंगल ABC पेरीमीटर इज 24 एंड इन रेडियस इज 7, फाइंड द एरिया। हालांकि इसका हिंदी नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि एक त्रिभुज है, उसका पेरीमीटर यानी परिमाप दे रखा है। परिमाप यहाँ पर कितना है, तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारी 24 है, ठीक है। इन रेडियस यानी छोटू r की वैल्यू कितनी है, तो 7 है। और हमसे यहाँ पर एरिया पूछा गया है कि एरिया हमारा कितना होगा। अभी आपने एक बहुत ही प्यारा रिलेशन पढ़ा मेरे भाई, और वो रिलेशन में आपने क्या पढ़ा, आपने यहाँ पर उस रिलेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि इन रेडियस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो हमारा इन रेडियस होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो इन रेडियस बराबर होगा हमारा एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर के, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, इन रेडियस डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर का। इन रेडियस बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो अब सबसे पहले बात आती है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू 7 है। एरिया हमें दिया गया, तो नहीं सरकार, एरिया नहीं दिया गया है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर अगर 24 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12। तो इस हिसाब से जो हमारा एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 × 12 यानी 84 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है, 84 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 84 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं नोट। नोट हमारा क्या दिया गया है, नोट में समझिएगा। नोट में जैसे यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आपका जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल, देखो अब यहाँ पर आप समझो कि सेमी पेरीमीटर तो बहुत आसान होता है निकालना। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि हमने परिमाप निकाला और उसका आधा कर दिया। लेकिन जो मुश्किल होता है वो होता है एरिया निकालना। एरिया में भी कई सारी कठिनाई आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको एक ट्रायंगल बोल दें और हम आपको कह दें कि देखो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ये त्रिभुज हमने बना दिया और मैंने कहा दिया कि इसका जो साइड है वो 5 है, 6 और 7 है, इसका एरिया बताओ। अब इसका एरिया बताओ तो यहाँ पर आपकी हालत ख़राब हो सकती है। हालत ख़राब क्यों हो सकती है, आप सोचोगे यार कौन सा फंडामेंटल लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं, कैसे करें, क्या करें। लेकिन हमने आपको ट्रायंगल में सारी बातें बता रखी हैं। एरिया निकालने के कई सारे हमने आपको तरीके बताए हैं। हमने आपको सबसे पहला तरीका क्या समझाया था कि देखो ट्रायंगल अगर राइट होगा, एरिया निकालने की जितनी संभावित तरीके सब बता रहे हैं। मान लीजिए अगर ट्रायंगल राइट है, इसकी साइड ए है, इसका साइड बी है, इसका साइड सी है, तो उस केस में यहाँ पर एरिया कैसे निकालते हैं, तो उस केस में एरिया यहाँ निकालते हैं मेरे भाई हाफ इंटू, ठीक है, बेस हमारा बी हो गया, समझते चलिएगा, सारी बातें बता रहे हैं। और हाइट हमारा कितना हो गया, ए हो गया, यानी हाफ ए बी हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस हमें दे दे सर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा केस आपको दे दिया जहां पर आपको ये वैल्यू सपोज करिए 5 दे दिया, ये वैल्यू 6 दे दिया और इसके बीच का एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, तो याद करिए साइन का नियम, साइन के नियम के माध्यम से भी एरिया निकालना हमने आपको सिखाया था कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो बोलोगे सर हाफ इंटू, ठीक है, 5 × 6 यानी जो दो हमारे साइड है उन दोनों को गुना कर दो, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन कितना, तो साइन 30। ये हमारा दूसरा तरीका हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। बताया था ना आपको कि जब दो भुजा दी गई हो और उसके बीच का कोण दिया गया हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट और इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। और एक तीसरा केस आ जाता है, तीसरा केस मेरे भाई क्या आ जाता है, ये वाला, जहां पर ना कोई एंगल दिया हो, जैसे यहाँ 90 डिग्री दिया है तो 90 बता दिया, ये भी साइन के ही नियम से बना है। हाफ इंटू, देखो हाफ इंटू, ठीक है, दोनों
साइडों का गुना, तो दोनों साइडों का गुना, और इनटू यहाँ पर हो जाता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम उसे नहीं लिखते हैं। तो असल में सारे साइन के नियम से ही आते हैं। कभी भी अगर आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप हाफ लिख देना, उनके दोनों भुजाओं को गुना कर देना, और इन दो भुजाओं के बीच में जो कोण है उसके साइन के मल्टीप्लाई, साइन 30, साइन 60, साइन जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। अब जैसे मानो ये हम तब करते हैं ना जब एंगल दिया हो। अब अगर एंगल ही ना दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसे साइड दे दिया हो, तो उस केस में एरिया निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेरोंस फार्मूला। ठीक है, हेरोंस फार्मूला हमारा क्या होता है तो समझिएगा। तो हेरोंस फार्मूला समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मानो अगर कोई भी त्रिभुज है हमारा, यहाँ पर एक बहुत पहले एक आए थे मेरे भाई मैथमेटिशियन हमारे, हेरोन जी, और उन्होंने एक फार्मूला दे दिया था हेरोंस फार्मूला। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा की किताबों में, कि अगर कोई त्रिभुज है, मानो इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है और इसकी भुजा सी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आपको अगर उसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हेरोंस का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर जो है हेरोंस फार्मूला हम लिखते कैसे हैं वो समझिएगा ज़रा। ठीक है, तो हेरोंस फार्मूला लिखने के लिए हम बोलेंगे सर एस इंटू, ठीक है, पहले तो सेमी पेरीमीटर लिख देंगे। अब इस सेमी पेरीमीटर से हर एक साइड को घटाएंगे। इस एस में से पहले ए को घटाएंगे, फिर इस एस में से बी को घटाएंगे, फिर एस में से सी को घटाएंगे। ये हमने तीनों साइडों को घटा दिया मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर आप? कोई दिक्कत की बात है बताइए, कोई परेशानी की बात? तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को लिख देंगे भाई। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, क्या बोला गया वो समझिएगा ज़रा। तो यही बात कहा गया है यहाँ पर पीछे वाले पॉइंट में। अगर हम बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कहा गया एग्जाम्पल नंबर 11 में, फाइंड द इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड है। ना यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है, ना आपको सेमी पेरीमीटर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे बोला गया है कि आप हमें इन रेडियस बता दो बस। हमने कहा ठीक है भैया, ये हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज के साइड कितने कितने हैं, तो बोलेंगे सर ये वैल्यू 4 है, ये 6 है और ये 8 है। हमें क्या निकालना है, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या निकालना है, अंतः त्रिज्या कितना होगा। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी हमने आपको पढ़ाया कि जब भी आपको इन रेडियस निकालना है तो इन रेडियस बराबर होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर के। होता है मेरे भाई यहाँ पर बताइए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सेमी पेरीमीटर के होता है तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेरोंस का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, तो आप बोलोगे सर देखो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। 6 4 10, 10 8 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एरिया को लेकर सर, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एस इंटू एस माइनस ए। तो 9 में से 8 गया, 1 आ जाएगा। 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 9 में से 6 गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 3 रूट 15 आ जाएगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा सर, 3 रूट 15 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर वापस उसकी वैल्यू को रख देंगे। एरिया की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, तो एरिया बोलेंगे सर 3 रूट 15 आ चुका है। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। 3 से हमारा 3 खत्म हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आया, रूट 15/3 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही उत्तर है। आनंद आ रहा है? बताइए। तो रूट 15/3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो रूट 15/3 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मज़ा आ रहा है ना? बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों, कीप इट अप। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इन रेडियस के बारे में आपने पढ़ा, तो
अगर हम बात करते हैं नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल में इन रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो आपको यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि नॉर्मल अगर आप किसी भी ट्रायंगल का, दुनिया का राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार का, जब आपको समझ ही में ना आए कि यार ये त्रिभुज कैसा है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि इन रेडियस बराबर होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर के। अब उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफाई होते चली जाती हैं। जैसे मानो कल के दिन ट्रायंगल यहीं अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, तो यहीं ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर इन्हीं ट्रायंगल को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते चले तो क्या होगा। तो मेरे भाई उस केस में देखो यहाँ पर जैसे मानो क्या है, सभी चीज़ों को मैं इकट्ठी एक ही जगह पढ़ा देता हूँ, आप लोग को आसान रहेगा। मान लीजिए एक नॉर्मल ट्रायंगल है, तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या हो गई, अगर ये ट्रायंगल ऐसा ना हो कि ये राइट एंगल हो गया तो कहानी क्या होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल हो गया तो हमारी कहानी क्या होगी। अब असल में मेरे भाई क्या होगा कि जब ये नॉर्मल ट्रायंगल है तो इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, ए बी सी करके सारी भुजाएं हो जाएंगी ना। तो उस केस में हमें याद रखना होता है कि इन रेडियस बराबर क्या हो जाता है, तो इन रेडियस बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, या आसान लफ्ज़ों में बोले तो ये हमारा एरिया है और ये हमारा सेमी पेरीमीटर है। ये हमें याद रखना है। कल के दिन अगर मान लो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो नीचे वाले को बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो उस केस में भी हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर डिवाइड करेंगे। जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू यहाँ पर परपेंडिकुलर इंटू बेस हो जाएगा, और यहाँ नीचे सेमी पेरीमीटर लिखेंगे तो सेमी पेरीमीटर का मतलब p प्लस बी प्लस एच बाई 2 हो जाएगा। और आगे चल के इसको पूरा एक्सपैंड करके पाइथागोरस का नियम लगा के जब सॉल्व करेंगे ना तो ये और एक शॉर्ट लाइन में बदल जाएगा, और वो शॉर्ट लाइन आप याद कर लो। शॉर्ट लाइन में इतना है कि इस परपेंडिकुलर और बेस को यहाँ पर आप जोड़ दो, क्या कर दो समझना मेरी बात को, तो आपको यहाँ आसानी से याद रखना है परपेंडिकुलर प्लस बेस, और इसमें से क्या कर दो, इस हाइपोटेनस को घटा दो, जो आ जाएगा उसका आधा कर दो। लो भैया आपका इन रेडियस निकल चुका, आपका इन रेडियस निकल चुका मेरे भाई। यानी कभी भी अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ के देखो, तीनों को नहीं जोड़ना है, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देना है, उसमें से हाइपोटेनस घटा के आधा कर देना है। ये कहाँ से आया, तो ये यहीं वाले फॉर्मूला से डेराइव हुआ है। आप आगे चल के यहाँ डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको टीचर बनना होता तो मैं बताता, आपको यहाँ पर टीचर तो बनना है नहीं, अपना पेपर क्लियर करना है। तो बस इतना ध्यान रखो कि जब भी एक समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या को निकालना है तो उसके आधार उसके लंब को जोड़ दीजिए, उसके कर्ण को घटा दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। अब यही वाला फॉर्मूला अगर हम मान लीजिए इसमें लगाते हैं, ये जो मेन फॉर्मूला है इन रेडियस अपॉन बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो जैसा कि आपको पता है कि ये इसमें भी लागू होगा। ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। मान लीजिए कि इसकी सारी की सारी भुजाएं हमारी क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, सारी भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी यहाँ पर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको पता है कि इन रेडियस का फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, तो √3/4a² होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और सेमी पेरीमीटर कितना होता है, तो 3 होता है। ए से हमारा ए खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, तो बोलोगे सर ऊपर हमारा √3a रहेगा और ये 4 और 3 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 12, ठीक है। फर्दर यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 4 × 3 हो जाएगा, 4 × कितना हो जाएगा 3। अगर ये √3 से इसे काटोगे तो √3 बार में यहाँ पर कटेगा। एक मिनट, यहाँ छोटी सी गलती हो गई, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। एरिया हमारा कितना है, तो बोलोगे सर एरिया हमारा √3/4a² है, और सेमी पेरीमीटर कितना है, a तो सेमी पेरीमीटर हमारा 3/2a हो जाएगा, या ऐसे कह लो सर कि सेमी पेरीमीटर हमारा 3a/2 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा यहाँ पर आप कटिंग कुटिंग करोगे ना, आपको जो सिंपल एंड रिजल्ट हम याद करवा देंगे, आप वो परेशान मत हो। तो आपने a से a को काट दिया, आपने 2 से यहाँ पर 2 को काट दिया, तो फर्दर ऊपर आपका कितना आ गया, तो ऊपर आपका √3a आ गया, और नीचे आपका कितना आ गया, तो 2 × 3 आ गया। फिर मेरे भाई यहाँ पर ये जब काटोगे तो नीचे √3 बार में कटेगा, तो वैल्यू नीचे कितनी आ जाएगी, तो a/2√3 आ जाएगी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कभी भी अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस निकाल रहे हैं तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस साइड/2√3 होता है।
कितना होता है, साइड अपॉन 2√3 होता है। तो असल में ये वाली वैल्यू हो गई या ये वाली वैल्यू हो गई, ये किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई है, ये इसी फॉर्मूला से आया है। थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि देख मेरे भाई, नहीं समझ में आए तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर कर देना। अगर तुम्हें राइट एंगल दिख जाए तो परपेंडिकुलर बेस को जोड़ के हाइपोटेनस को घटा के आधा कर देना। अगर तुम्हें इक्विलेटरल दिख जाए तो उसके साइड को सीधा 2√3 से डिवाइड कर देना। मेरे भाई तुम्हारा इन रेडियस निकल जाएगा। आपको नहीं है तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से और प्रैक्टिस कर लो। चलो, ये बात बोला गया ना इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, और एग्जाम्पल भी खुद से बनाकर नहीं दिया, आपके प्रीवियस ईयर से ही उठा के दिया, ताकि इसी माध्यम से एक एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो देखो क्या कहा गया, कहा गया है अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल आर 15 एंड 8, फाइंड द इन रेडियस। मतलब कहीं पर भी यहाँ पर जो है उस तरीके से नहीं बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे सवाल में थोड़ा सा अटपटा टाइप दे रखा है, बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज, यानी आपको फोटो लगेगा कि आपको बनाने की आवश्यकता है कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, और इस वृत्त का यहाँ पर जो है ये रेडियस दिया गया है या ये रेडियस निकालना है। और कहीं नहीं बोला गया यहाँ पर कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। परपेंडिकुलर बेस की एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दी गई है। क्या बोला गया है, कहा गया है द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल। तो मेरे भैया राइट एंगल ये होता है, और ये राइट एंगल कौन सी दो साइडों से कनेक्टेड है, तो राइट एंगल एक ये वाली साइड से कनेक्ट है और एक ये वाली साइड से कनेक्ट है। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास एक राइट एंगल है, ठीक है, और यहाँ कहीं पर भी दूर दूर में परपेंडिकुलर और बेस शब्द का एग्जैक्ट इस्तेमाल नहीं है। बोला गया है कि वो दो भुजाओं का मान 15 और 8 है, वो दो भुजाओं का मान 15 और 8 है। तो मेरे भाई हो सकता है ये 15 हो सकता है ये 8 हो, या हो सकता है ये 15 हो और ये हो सकता है 8 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, ये हमारा 8 है, ये हमारा 15 है, तो यहाँ 90 के सामने कितना हो जाएगा, 17। हमने आपको पाइथागोरस का ट्रिपलेट पढ़ा रखा है कि पाइथागोरस का ट्रिपलेट 8, 15 और 17 का होता है। या ये भी अगर हमने आपको बता रखा है कि ये 8 है, ये 15 है, सपोज करिए इसकी वैल्यू x होगी, तो पाइथागोरस ने कहा था कि 8 के स्क्वायर में यहाँ पर 15 के स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो ये हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा। ये 8 का स्क्वायर 64 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 225 में 64 जोड़ेंगे 289 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर के, और जब रूट लगाएंगे तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी। इसीलिए 8, 15 और 17 का हमारा क्या बनता है, तो ट्रिपलेट बनता है, तो बना दिया। अब ये वैल्यू आपने निकाल दी, आपको क्या पता करना है, इन रेडियस। और अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, तो अभी हमने पढ़ाया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में इन रेडियस निकालने का मतलब परपेंडिकुलर बेस को जोड़ दिया जाना चाहिए, हाइपोटेनस को घटा दीजिए और आधा कर दीजिए। तो बस वही यहाँ पर करना है। इन रेडियस की वैल्यू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस दोनों को यहाँ जोड़ दीजिए, उसमें से यहाँ पर आप क्या करिए, हाइपोटेनस को घटा के क्या कर दीजिए, आधा। तो 15 और 8 23, 23 में से 17 गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। लीजिए जनाब, एक लाइन में आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मौज करिए, समझ गए, मजा आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है। चलिए, अब हमने आपको जो दूसरा बताया था वो क्या बताया था, हमने आपको कहा था कि सोचो कि अगर ये त्रिभुज आपका यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होता है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, तो उसका इन रेडियस किसके बराबर, साइड अपॉन 2√3 के बराबर। तो सेम बात यहाँ पर आ गया कि इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड अपॉन 2√3। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आ गई ना यहाँ पे। तो आज ये सीजल मेंस देखिए, आप बोलेंगे सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप टफ क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाते हैं, बहुत टफ करवाया करिए सर। बहुत टफ में नुकसान आपका है, हमारा नहीं है, हम बहुत टफ करवाते हैं, लेकिन थोड़ा आसान 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 चीज़ें करके पहले इतना आपको क्लियर करवा देते हैं कि उसके बाद टफ क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू से ही अगर हम टफ पढ़ाना शुरू कर दे तो बाउंस मारेगा, तो फिर चीज़ें तो ऐसे लगेंगी आपको कि सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा। लेकिन अब आप लोग फील करते हैं, हाँ यार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, रेडियस क्या होता है दिखता है, सेमी पेरीमीटर दिखता है, निकालते कैसे हैं पता चलता है। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो पिछली बार के मेंस का है, कितने महीने हुए हैं इस पेपर को, हुए मात्र 2 महीने। और 2 महीने पहले इस पेपर हुआ था जो, तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ABCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन इट। उस त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बना है, जो वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या बताओ। यानी मेरे भाई आपको भी पता है कि किसी त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बना होता है तो उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। यही तो इसकी परिभाषा है।
इन रेडियस की परिभाषा यही तो है कि त्रिभुज के अंदर के सर्कल की त्रिज्या, त्रिभुज के अंदर के सर्कल का रेडियस यहाँ पर, ठीक है। तो यानी हमें इन रेडियस बताना है, और इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी पढ़ा था आपने राइट, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन रेडियस साइड अपॉन 2√3 होता है। तो साइड की वैल्यू जनाब कितनी है, तो 12 है। नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा। काट दीजिए इसको यहाँ पे, क्यों सोच रहे हैं इतना, 2 से काटा आपने कितनी बार में, 6 बार में। अब 6 को √3 से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ये 6/√3 है ना, मान लीजिए कि किसी को डिवाइड करने नहीं आता है कि यार √3 से काटे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरे भाई इतना जान लेना कि कभी भी किसी भी सवाल में नीचे हम रूट नहीं छोड़ते हैं। तो नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, √3 से। तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 और √3 हमारा 3 बना देगा। कितना बना देगा, 3। 3 हमारा 6 को 2 बार में काटेगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2√3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे। तो मुझे लग रहा है कि इन रेडियस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर क्या, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, और परिकेंद्र से संबंधित जितने भी सवाल है वो हम करने वाले हैं अगली क्लास में। सर ई बुक लगाने को मज़ा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब परिकेंद्र हम लोग लगाएंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे आपको ऑर्थो सेंटर बढ़िया तरीके से, और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल को हम बहुत ही प्यार तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें एक्सरसाइज भी लगाना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैंने इसको रोक के रखा था कि हम इसे एकदम लास्ट में करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, सभी बातों को समझेंगे। इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, और वो ये कि आप लोग डेली बस रिवाइज करके आओ, मज़ा मुझे तभी आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो रिवाइज करके आओ, फ़ायदा रहेगा आपका भी हमारा भी। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए।